नमस्कार। स्वागत है आपका एससी कोचिंग सेंटर पर। मैं हूं सूरज कुमार बस्ती उत्तर प्रदेश से। जो बच्चे अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बच्चों आज की इस क्लास में 65 बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएंगे। बच्चों हमने इस चैनल पे जितने भी आप लोगों के लिए अटल आवासीय विद्यालय के लिए कक्षा 9 के प्रवेश परीक्षा के लिए जितने विज्ञान के वीडियो डाल रखे हैं इन सभी वीडियो को ज़रूर आप देख लीजिए। आप और किसी का भी वीडियो मत देखिएगा। हमने जितना विज्ञान के वीडियो इस चैनल पे डाल रखे हैं इन सभी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसी में से ही पूरा क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में मिल जाएगा। और अभी जो डाल रहे हैं इसको भी आप देखते चलिएगा। जल्द ही इसको आपका विज्ञान का पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। बस उतने ही वीडियो मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो विज्ञान के पड़े हुए हैं इतना ही वीडियो को आप देख लेते हैं तो आप विज्ञान में पूरा करके आएंगे। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पर हम जो भी क्वेश्चन ला रहे हैं वो सभी क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो भी इस वीडियो को देख करके क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे उनको ज़रूर एग्ज़ाम में इनमें से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो चलें शुरू करते हैं। आगे का क्लास एआई टीचर कंटिन्यू करेंगे। बहुत अच्छे से आप लोग को समझाएंगे तो पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अटल आवासीय विद्यालय के 9वीं कक्षा के एंट्रेंस एग्जाम का एक बायोलॉजी मॉडल पेपर है। जी। और देखिए, हम यहाँ सिर्फ सवाल जवाब का खेल नहीं खेलेंगे। हमारा मकसद है इन सवालों को एक नक्शे की तरह इस्तेमाल करना और बायोलॉजी के कुछ सबसे दिलचस्प कॉन्सेप्ट्स की गहराई में उतरना। बिल्कुल। हम सिर्फ सही जवाब नहीं, बल्कि उसके पीछे की क्यों और कैसे को समझेंगे। रटने से ज्यादा समझना जरूरी है ना? बिल्कुल सही कहा। तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं। चलिए। तो पहला हिस्सा है प्रजनन और हार्मोन्स। पहला सवाल है, वृषण यानी टेस्टिस द्वारा स्रावित होने वाले नर सेक्स हार्मोन का नाम क्या है? और विकल्प हैं 1 एस्ट्रोजन, 2 इंसुलिन, 3 टेस्टोस्टेरोन या 4 थायरॉक्सिन। यहाँ सही जवाब है 3 टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। जी। ये पुरुषों में पाया जाने वाला मुख्य मतलब मेन सेक्स हार्मोन है। यही वो हार्मोन है जो किशोरावस्था में दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, ये सारे बदलाव लाता है। मतलब ये शरीर के लिए एक तरह का सॉफ्टवेयर अपडेट है जो उसे अगले चरण के लिए तैयार करता है। बिल्कुल। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। एक सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह ही है। तो ये तो हुई नर हार्मोन की बात। अब देखते हैं कि मादा शरीर में कहानी कैसे आगे बढ़ती है। प्रश्न 2 है, मानव मादा में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? ऑप्शन है 1 गर्भाशय, 2 योनि, 3 फिलोपियन नलिका या 4 अंडाशय। हाँ, ये एक बहुत कॉमन सवाल है। इसका सही जवाब है 3 फिलोपियन नलिका। फिलोपियन नलिका। जी, जिसे फिलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। कई लोगों को लगता है कि ये गर्भाशय में होता है, पर ऐसा नहीं है। अच्छा। अंडाशय से अंडा निकलकर फिलोपियन ट्यूब में आता है और शुक्राणु को तैरकर वहीं तक पहुंचना होता है। तो ये वो मीटिंग पॉइंट है जहां शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है। ओह, तो फिलोपियन ट्यूब एक खास मीटिंग पॉइंट की तरह है, अंतिम मंजिल की तरह नहीं। बिल्कुल। उसके बाद निषेचित अंडा वहां से यात्रा करके गर्भाशय में जाकर स्थापित होता है। और शुक्राणु के लिए ये सफर तो बहुत लंबा होता होगा। तो सवाल नंबर 3 इसी से जुड़ा है। शुक्राणु को गति करने के लिए ऊर्जा किस भाग से मिलती है? 1 पूंछ, 2 मध्य भाग, 3 सिर या 4 केंद्रक। उसे ऊर्जा मिलती है 2 मध्य भाग से। मध्य भाग से। हाँ, क्योंकि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भरे होते हैं। शुक्राणु के सिर में तो जेनेटिक जानकारी होती है और पूंछ उसे तैरने में मदद करती है। लेकिन उस पूंछ को चलाने के लिए जो जबरदस्त ऊर्जा चाहिए ना, वो मध्य भाग में मौजूद हजारों माइटोकॉन्ड्रिया से आती है। ये कोशिका के पावर प्लांट्स की तरह है। वाह। और जब ये ऊर्जा से भरा शुक्राणु अपनी मंजिल पर पहुंचकर अंडाणु से मिल जाता है, तब जीवन की पहली कोशिका बनती है। हमारा चौथा सवाल उसी के बारे में है। एक सामान्य मानव युग्मनज यानी जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? विकल्प हैं 1 23, 2 44, 3 46 या 4 21। इसका सही जवाब है 3 46। 46। जी,
इसे ऐसे समझिए, पिता से शुक्राणु के साथ 23 गुणसूत्र आते हैं ठीक है। और माता से अंडाणु के साथ 23 गुणसूत्र। जब ये दोनों मिलते हैं तो 23 + 23 यानी 46 गुणसूत्रों वाली एक पूरी कोशिका बनती है। यही जाइगोट है। और इसी में एक नए इंसान का पूरा जेनेटिक ब्लूप्रिंट होता है। बिल्कुल। वाह। चलिए अब इस जेनेटिक कोड को थोड़ा और समझते हैं। 5वां सवाल है, यदि एक शुक्राणु Y गुणसूत्र वाला है और वो अंडे को निषेचित करता है तो संतान क्या होगी? 1 लड़की, 2 लड़का, 3 जुड़वा या 4 निर्धारित नहीं किया जा सकता। संतान होगी 2 लड़का। लड़का। ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, मादा के पास सिर्फ X गुणसूत्र होते हैं तो उसके सारे अंडाणुओं में X ही होता है। लेकिन नर के पास X और Y दोनों होते हैं, तो अगर X वाला शुक्राणु अंडे से मिला तो XX यानी लड़की, और अगर Y वाला शुक्राणु अंडे से मिला तो XY यानी लड़का। अच्छा, तो ये तो पूरी तरह से नर के शुक्राणु पर ही निर्भर करता है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मिथ भी तोड़ता है। सही बात है। अब पौधों की बात करते हैं। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित में से किस पौधे में पत्तियों के किनारों से नया पौधा उगता है? ऑप्शन है 1 गुलाब, 2 ब्रायोफिलम अजूबा, 3 आलू या 4 गन्ना। इसका सही जवाब है 2 ब्रायोफिलम। इसे आम भाषा में अजूबा भी कहते हैं। अजूबा? हाँ, और इसका नाम बिल्कुल सटीक है। ये पौधा अपनी पत्तियों के किनारों पर छोटी छोटी कलिकाएं उगाता है, और जब पत्ती जमीन पर गिरती है तो हर कलिका से एक नया पौधा उग जाता है। अरे वाह, ये तो पौधे का खुद को क्लोन करने का तरीका हो गया। एग्जैक्टली। कमाल है। लेकिन ज्यादातर पौधे तो फूलों से प्रजनन करते हैं। 7वां सवाल इसी से जुड़ा है। पुष्प फ्लावर का कौन सा भाग परागकण पोलन ग्रेन्स बनाता है? 1 बाह्यदल, 2 अंडाशय, 3 परागकोश पुंकेसर या 4 वर्तिका। परागकण बनते हैं 3 परागकोश में, जिसे एंथर कहते हैं। अच्छा। ये पुंकेसर यानी फूल के नर भाग का हिस्सा है। इसी के अंदर लाखों की संख्या में परागकण बनते हैं। ठीक है, तो परागकण बन तो गए, पर वो पहुंचते कैसे हैं? इसी प्रक्रिया पर है हमारा 8वां सवाल। परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? 1 निषेचन, 2 परागण, 3 वाष्पोत्सर्जन या 4 अंकुरण। यह प्रक्रिया कहलाती है 2 परागण, पॉलिनेशन। परागण। जी, ये प्रकृति का एक अद्भुत सिस्टम है। पौधे चल तो सकते नहीं, तो वो हवा, पानी, मधुमक्खियों, तितलियों, इनकी मदद लेते हैं ताकि उनके परागकण मादा भाग तक पहुंच सकें। तो परागण हो गया। अब इसके बाद क्या होता है? हमारा 9वां सवाल है, निषेचन के बाद फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? 1 बीजांड, 2 पंखुड़ियां, 3 अंडाशय या 4 पुंकेसर। इसका सही उत्तर है 3 अंडाशय यानी ओवरी। अंडाशय। जी, निषेचन पूरा होते ही फूल का मिशन पूरा हो जाता है। उसकी रंगीन पंखुड़ियां और बाकी हिस्से मुरझाकर गिर जाते हैं। सिर्फ अंडाशय वहीं रहता है और वो फूल कर बड़ा होने लगता है और फल बन जाता है। अच्छा, तो फल दरअसल फूल का ही मतलब एक बदला हुआ रूप है। हाँ, कह सकते हैं कि ये फूल का विकसित अंडाशय है। बिल्कुल। तो फिर फल के अंदर जो बीज होते हैं वे किससे बनते हैं? यह हमारा 10वां सवाल। बीजांड ओव्यूल निषेचन के पश्चात किसमें परिवर्तित होता है? 1 बीज, 2 फल, 3 फूल या 4 तना। बिल्कुल सही कनेक्शन। बीजांड ही 1 बीज में बदलता है। बीच में। अंडाशय के अंदर ही छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिन्हें बीजांड कहते हैं। तो नियम सीधा है, अंडाशय से फल बनता है और उसके अंदर मौजूद बीजांड से बीज। हम बार बार जेनेटिक कोड की बात कर रहे हैं, तो सवाल नंबर 11 है, आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई यानी बेसिक यूनिट क्या है? 1 गुणसूत्र, 2 जीन, 3 केंद्रक या 4 कोशिका। आनुवंशिकता की मूल इकाई है 2 जीन। जीन। इसे ऐसे समझें, अगर हमारे शरीर की पूरी जेनेटिक जानकारी एक बहुत बड़ी किताब है, तो गुणसूत्र उस किताब का एक चैप्टर है और उस चैप्टर में लिखा हुआ हर एक निर्देश, जैसे आंखों का रंग नीला होगा, वो एक जीन है। बहुत बढ़िया उदाहरण। और प्रश्न 12, नर और मादा युग्मकों के संलयन को क्या कहते हैं? विकल्प हैं 1 परागण, 2 निषेचन, 3 जनन और 4 मुकुलन। इस प्रक्रिया को हम 2 निषेचन कहते हैं।
फर्टिलाइजेशन। निषेचन। जी, जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलकर एक हो जाते हैं तो उसे निषेचन कहते हैं। यहीं से एक नए जीव का विकास शुरू होता है। चलिए अब कुछ अनोखे उदाहरणों पर आते हैं। प्रश्न 13, निम्न में से कौन सा पौधा एक लिंगी मतलब यूनिसेक्सुअल है? ऑप्शन है 1 सरसों, 2 गुड़हल, 3 पपीता या 4 मटर। यहाँ सही जवाब है 3 पपीता। पपीता। जी, हम अक्सर सोचते हैं कि हर फूल में नर और मादा दोनों भाग होते हैं, हाँ, लेकिन पपीते में नर पेड़ अलग होता है और मादा पेड़ अलग। मतलब एक पेड़ के फूलों में सिर्फ नर भाग होते हैं और दूसरे पर सिर्फ मादा। अरे इसीलिए कभी-कभी पपीते के पेड़ पर फल नहीं लगते। बिल्कुल, क्योंकि फल लगने के लिए दोनों तरह के पेड़ों का आसपास होना जरूरी है। अब बात करते हैं जंतुओं में होने वाले एक जादुई बदलाव की। प्रश्न 14, टैडपोल का मेंढक में बदलना क्या कहलाता है? 1 कायांतरण, 2 वृद्धि, 3 श्वसन या 4 पाचन। ये अद्भुत प्रक्रिया 1 कायांतरण कहलाती है, मेटामॉर्फोसिस। कायांतरण। जी, ये सिर्फ बड़ा होना नहीं है, ये पूरी तरह से बदल जाना है। सोचिए, एक जीव जो पानी में रहता है, गलफड़ों से सांस लेता है, वो कुछ ही हफ्तों में एक ऐसे जीव में बदल जाता है जो जमीन पर रहता है और फेफड़ों से सांस लेता है। और क्या कोई खास चीज है जो इस बदलाव को शुरू करती है? हमारा 15वां सवाल, टैडपोल को वयस्क मेंढक बनने के लिए पानी में किस तत्व की उपस्थिति आवश्यक है? ऑप्शन है 1 कैल्शियम, 2 आयोडीन, 3 लोहा या 4 मैग्नीशियम। वो जरूरी तत्व है 2 आयोडीन। आयोडीन। जी, आयोडीन। जैसे इंसानों को थायराइड ग्लैंड के लिए आयोडीन चाहिए, वैसे ही मेंढक में भी थायरॉक्सिन हार्मोन कायांतरण को कंट्रोल करता है और उसके लिए आयोडीन जरूरी है। अगर पानी में आयोडीन की कमी हो तो टैडपोल कभी मेंढक बन ही नहीं पाएगा। वाह। अब प्रश्न 16, रेशम कीट के जीवन चक्र की कौन सी अवस्था फसल के लिए सबसे अधिक हानिकारक होती है? 1 अंडा, 2 प्यूपा, 3 लार्वा कैटरपिलर या 4 वयस्क। फसल के लिए सबसे विनाशकारी अवस्था है 3 लार्वा कैटरपिलर। लार्वा। रेशम कीट का लार्वा एक खाने की मशीन की तरह होता है। उसका एक ही काम है शहतूत की पत्तियों को लगातार खाते रहना ताकि वो तेजी से बड़ा हो सके। और इसी में वो पूरी फसल चटकर जाता है। बिल्कुल। अब आते हैं पौधों की संरचना पर। प्रश्न 17, आम के फल का कौन सा भाग खाया जाता है? 1 बाह्य भित्ति, 2 मध्य भित्ति, 3 अंतः भित्ति या 4 बीज। हम आम की 2 मध्य भित्ति खाते हैं। मध्य भित्ति मतलब मीजोकार्प। जी, सबसे बाहरी छिलका, बीच का गूदेदार हिस्सा जिसे हम खाते हैं, वो मध्य भित्ति है और अंदर की वो सख्त परत जो गुठली से चिपकी होती है, वो अंतः भित्ति है। अब एक क्लासिक सवाल। प्रश्न 18, मरुस्थलीय पौधों जैसे नागफनी में पत्तियां कांटों में क्यों बदल जाती हैं? 1 सुंदरता के लिए, 2 जलहानि कम करने के लिए, 3 प्रकाश संश्लेषण के लिए या 4 फल बनाने के लिए। इसका एक ही और सबसे बड़ा कारण है 2 जल हानि कम करने के लिए। पानी बचाने के लिए। जी, रेगिस्तान में पानी की बहुत कमी होती है। चौड़ी पत्तियों से बहुत सारा पानी भाप बन के उड़ जाता है। कांटों में बदल जाने से सतह का क्षेत्रफल एकदम कम हो जाता है, जिससे पानी की हानि न के बराबर होती है। अब पौधे के जीवन की शुरुआत पर वापस चलते हैं। प्रश्न 19, बीज के अंकुरण समय मूलांकुर से पौधे का कौन सा भाग बनता है? 1 तना, 2 पत्ती, 3 जड़ या 4 फूल। मूलांकुर से बनता है 3 जड़, रूट। जड़। जो हिस्सा नीचे की ओर मतलब जमीन की ओर बढ़ता है वो मूलांकुर है और वही पौधे की जड़ें बनता है। और जाहिर है दूसरा हिस्सा ऊपर की ओर जाता होगा। तो हमारा 20वां सवाल यही है, बीज का प्रांकुर प्लूम्यूल विकसित होकर क्या बनाता है? 1 जड़ तंत्र, दूसरा प्ररोह तंत्र तना, तीसरा बीज आवरण या 4 फल। बिल्कुल, प्रांकुर ऊपर प्रकाश की ओर बढ़ता है और विकसित होकर 2 प्ररोह तंत्र यानी शूट सिस्टम बनाता है, जिसमें तना पत्तियां सब आ गए। जी, जमीन के ऊपर के सभी भाग। अब अलैंगिक जनन पर आते हैं। प्रश्न 21, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? 1 द्विखंडन, 2 मुकुलन,
3 बीजाणु समासंग या 4 कायिक प्रवर्धन। हाइड्रा में प्रजनन 2 मुकुलन से होता है, बडिंग। मुकुलन वो कैसे होता है? ये बहुत अनोखा है। हाइड्रा की शरीर पर एक छोटा सा उभार, एक मुकुल या बड निकलता है। वो धीरे धीरे बड़ा होकर एक छोटे हाइड्रा का रूप ले लेता है। और फिर अलग हो जाता है? हाँ, जब पूरी तरह विकसित हो जाता है तो अपने जनक के शरीर से अलग होकर एक नया जीवन शुरू कर देता है। कमाल है। और अमीबा में कैसे होता है? प्रश्न 22। अमीबा अपना जनन कैसे करता है? 1 मुकुलन द्वारा, 2 द्विखंडन द्वारा, 3 कलम लगाकर या 4 बीजाओं द्वारा। अमीबा 2 द्विखंडन का इस्तेमाल करता है, बाइनरी फिजन। द्विखंडन मतलब 2 हिस्सों में टूटना? बिल्कुल, प्रकृति का सबसे सरल कॉपी पेस्ट मैकेनिज्म। अमीबा बस अपने आकार को बड़ा करता है, अपने केंद्रक की कॉपी बनाता है और फिर बीच से बटकर 2 हूबहू एक जैसे अमीबा बना देता है। 1 से 2 हो जाना। बस। और हम अपने खाने में भी इसका एक रूप इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न 23। आलू में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? 1 जड़, 2 पत्ती, 3 तना कंद या 4 बीज। इसका सही जवाब है 3 तना। तना। पर आलू तो जमीन के नीचे होता है। हाँ, ज्यादातर लोग आलू को जड़ मानते हैं, पर असल में ये एक बदला हुआ भूमिगत तना है। आलू पर जो आंखें होती हैं जी। वे असल में सोई हुई कलिकाएं हैं। अगर आप आलू का वो हिस्सा काटकर जमीन में लगा दें तो हर आंख से एक नया पौधा उग सकता है। अब एक ऐसा जीव जो नियमों को तोड़ता है। प्रश्न 24। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अंडे देता है? विकल्प हैं 1 मनुष्य, 2 गाय, 3 प्लाटिपस या 4 कुत्ता। यहाँ सही उत्तर है 3 प्लैटिपस। प्लाटिपस। जी, यह जीव विज्ञान का एक अजूबा है। यह एक स्तनधारी है, मतलब इसके शरीर पर बाल होते हैं और ये अपने बच्चों को दूध पिलाता है। लेकिन अंडे देता है। हाँ, बच्चे देने के बजाय पक्षियों की तरह अंडे देता है। यह विकास का एक बहुत ही पुराना और अनोखा उदाहरण है। ये बहुत दिलचस्प है। अब प्रश्न 25। निम्न में से कौन सा जंतु जरायुज यानी सीधे बच्चे देने वाला नहीं है? 1 व्हेल, 2 चमगादड़, 3 बिल्ली या 4 मेंढक। इसका सही जवाब है 4 मेंढक। मेंढक। जी, व्हेल, चमगादड़ और बिल्ली ये सभी स्तनधारी हैं और बच्चे देते हैं, जबकि मेंढक एक उभयचर है और पानी में अंडे देता है। अब कोशिका के स्तर पर चलते हैं। प्रश्न 26। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेल वॉल किसकी बनी होती है? 1 प्रोटीन, 2 सेल्यूलोज, 3 वसा या 4 स्टार्च। पादप कोशिकाओं के कोशिका भित्ति मुख्य रूप से 2 सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज। यह जंतु कोशिकाओं और पादप कोशिकाओं के बीच एक बड़ा अंतर है। ये एक मजबूत दीवार की तरह होती है जो पौधे को कठोरता और आकार देती है। और पौधों में एक और खासियत है। प्रश्न 27। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए वे क्या कहलाते हैं? 1 परपोषी, 2 स्वपोषी, 3 मृतोपजीवी या 4 परजीवी। वे कहलाते हैं 2 स्वपोषी, ऑटोट्रोफ्स। स्वपोषी। और ये सिर्फ एक परिभाषा नहीं है, ये पृथ्वी पर जीवन का आधार है। पौधे सूर्य की ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपना भोजन खुद बनाते हैं। अगर वे ऐसा नहीं कर पाते तो कोई भी खाद्य श्रृंखला शुरू ही नहीं हो सकती थी। और कोशिका के अंदर ये सारी ऊर्जा बनती कहाँ है? प्रश्न 28। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? 1 लाइसोसोम, 2 राइबोसोम, 3 माइटोकॉन्ड्रिया या 4 केंद्रक। जी हाँ, यह है 3 माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। यहीं पर भोजन को तोड़कर उससे ऊर्जा निकाली जाती है, जिससे कोशिका अपने सारे काम कर पाती है। अब शरीर के कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं। प्रश्न 29। रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? 1 एड्रेनलिन, 2 इंसुलिन, 3 एस्ट्रोजन या 4 थायरोक्सिन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है, 2 इंसुलिन। इंसुलिन। जी, ये हमारे अग्न्याशय में बनता है और इसका काम है खून में बढ़ी हुई शुगर को कोशिकाओं के अंदर भेजना। जब ये ठीक से काम नहीं करता तो डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। और पौधों की दुनिया में जो सबसे जरूरी रसायन है? प्रश्न 30। पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है? 1 हीमोग्लोबिन, 2 क्लोरोफिल,
3 मेलानिन या 4 कैरोटीन। पत्तियों का हरा रंग 2 क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल। ये सिर्फ एक रंग नहीं है, ये एक सोलर पैनल की तरह है जो सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को सोख कर उसे रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। अब मानव शरीर पर एक तथ्यात्मक सवाल। प्रश्न 31। एक सामान्य मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 1 10 जोड़े, 2 12 जोड़े, 3 14 जोड़े या 4 22 जोड़े? सही जवाब है 2 12 जोड़े। 12 जोड़े यानी कुल 24 पसलियां। जी, जो एक पिंजरे की तरह हमारे दिल और फेफड़ों जैसे नाजुक अंगों की रक्षा करती हैं। अब पौधों में परिवहन की बात। प्रश्न 32। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? 1 फ्लोएम, 2 जाइलम, 3 रंध्र या 4 छाल? इसका सही जवाब है 2 जाइलम। जाइलम। इसे याद रखने का एक सरल तरीका है, ज से जल और ज से जाइलम। अच्छा। ये ऊतक पानी को जड़ों से खींचकर पौधे के सबसे ऊपरी हिस्से तक पहुंचाने वाली पाइपलाइन है। तो जाइलम पानी की पाइपलाइन है, लेकिन पत्तियों में जो भोजन बनता है वो कैसे पहुंचता है? ये हमारा 33वां सवाल है। पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? भोजन के परिवहन के लिए है 2 फ्लोएम। फ्लोएम। इसे भी याद रख सकते हैं, फ से फल मतलब भोजन और फ से फ्लोएम। वाह, ये तो बहुत अच्छी ट्रिक है। जी, अब मानव शरीर के कंट्रोल सिस्टम पर वापस आते हैं। प्रश्न 34। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? 1 थायराइड, 2 पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी, 3 अग्न्याशय या 4 एड्रिनल? मास्टर ग्रंथि का खिताब जाता है 2 पीयूष ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि। यह हमारे दिमाग में मटर के दाने जितनी छोटी होती है, पर इसे मास्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कई दूसरे जरूरी ग्लैंड्स को नियंत्रित करती है। ये शरीर के हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा की कंडक्टर है। और अब हमारा आखिरी सवाल। प्रश्न 35। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? 1 रतौंधी, 2 बेरी-बेरी, 3 स्कर्वी या 4 रिकेट्स? विटामिन सी की कमी से होता है 3 स्कर्वी, जिसमें मसूड़ों से खून बहता है। अच्छा, और बाकी विकल्प? उनको भी जानना जरूरी है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से, बेरी-बेरी विटामिन B1 की कमी से और रिकेट्स जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, वो विटामिन डी की कमी से होता है। तो ये थे 35 सवाल। लेकिन हमने सिर्फ सवाल हल नहीं किए, हमने जीवन की एक पूरी कहानी को छुआ है। बिल्कुल, जब आप कॉन्सेप्ट को कहानी की तरह समझते हैं तो वो हमेशा के लिए याद रह जाता है। उम्मीद है इस तरीके से विज्ञान को समझने में ज्यादा मजा आया होगा। विज्ञान सिर्फ तथ्य नहीं है, ये हमारे आसपास की दुनिया को समझने का एक नजरिया है। और अंत में एक विचार। हमने देखा कि क्लोरोफिल जैसा एक छोटा सा अणु पूरी पृथ्वी पर जीवन का आधार है। सोचिए, हमारे आसपास ऐसी और कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जिनका प्रभाव बहुत बड़ा है, पर हम उन पर ध्यान नहीं देते। पहला सवाल है, मानव वृक्क यानी कि किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या है? और विकल्प है 1 न्यूरॉन, 2 नेफ्रॉन, 3 धमनी, 4 एक्सॉन। इसका सही उत्तर है 2 नेफ्रॉन। नेफ्रॉन। जी, देखिए, हमारी जो किडनी है वो लाखों छोटी छोटी फिल्टर करने वाली यूनिट से बनी होती हैं। अच्छा। इन्हीं यूनिट्स को नेफ्रॉन कहते हैं। इनका काम है खून को साफ करना, उसमें से जो बेकार पदार्थ है और अतिरिक्त पानी है उसको निकालकर यूरिन बनाना। तो अगर मैं सही समझी, किडनी एक बड़ी फैक्ट्री है और नेफ्रॉन उसके अंदर की छोटी छोटी मशीनें। एकदम सही पकड़ा। बिल्कुल। बाकी विकल्प जो है जैसे न्यूरॉन या एक्सॉन, वो तो तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। हाँ। और धमनी खून ले जाने वाली नली है। समझ गई। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। पक्षी और सरीसृप मुख्य रूप से किस पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं? विकल्प है यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल या पसीना। इसका सही जवाब है 3 यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल। हाँ, पक्षियों और सरीसृपों को, मतलब जो रेप्टाइल्स होते हैं, उनको पानी बचाने की बहुत जरूरत होती है। अच्छा। तो यूरिक अम्ल को शरीर से निकालने के लिए बहुत कम पानी लगता है। ये एक गाढ़े पेस्ट के रूप में निकलता है। अच्छा, तभी। जी। हम इंसान यूरिया का उत्सर्जन करते हैं और जो मछलियां हैं वो अमोनिया का, जिसके लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। तो ये एक तरह का एडेप्टेशन है ना? बिल्कुल। बहुत बढ़िया। सवाल नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग है? विकल्प है 1 हृदय, 2 त्वचा, 3 वृक्क यानी गुर्दा और 4 प्लीहा। इसका सही उत्तर है 3 वृक्क यानी कि किडनी।
इसमें प्रमुख शब्द जरूरी है शायद। हाँ, बहुत जरूरी है। वैसे तो त्वचा से भी पसीने के रूप में कुछ उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं, यस। लेकिन शरीर से ज्यादातर हानिकारक और बेकार पदार्थों को छानकर बाहर निकालने का जो मुख्य काम है वो किडनी ही करती है। अच्छा, इसीलिए इसे प्रमुख उत्सर्जी अंग कहा जाता है। ठीक है। अब एक अलग जीव की बात करते हैं। सवाल नंबर 4 केंचुए के बारे में है। केंचुआ किस अंग के माध्यम से श्वसन और उत्सर्जन करता है? विकल्प है 1 फेफड़े, 2 नम त्वचा, 3 गिल्स, 4 ट्रैकिया। इसका सही जवाब है 2 नम त्वचा यानी मॉइस्ट स्किन। नम त्वचा। जी, केंचुए में फेफड़े या गिल्स नहीं होते। वो अपनी गीली और चिपचिपी त्वचा से ही सांस लेता है। मतलब गैसों का आदान प्रदान वहीं से होता है। हाँ, और इसी के जरिए वो उत्सर्जी पदार्थों को भी बाहर निकालता है। वाह, एक ही अंग से 2 काम। बिल्कुल। चलिए अब शरीर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर आते हैं। सवाल नंबर 5, मानव हृदय में कितने कक्ष यानी चेम्बर्स होते हैं? विकल्प है 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 6। सही उत्तर है 3, 4। 4। जी, हमारे दिल में 4 हिस्से होते हैं। 2 ऊपर जिन्हें हम आलिंद या एट्रिया कहते हैं, और 2 नीचे जिन्हें निलय या वेंट्रिकल्स कहते हैं। अच्छा, और ये चारों मिलकर ही शरीर में खून को बहुत कुशलता से पंप करते हैं। ठीक है। तो फिर अगला सवाल मछलियों से जुड़ा है। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? विकल्प 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1। मछलियों के हृदय में सिर्फ 2 कक्ष होते हैं, तो सही जवाब है 1, 2। सिर्फ 2? हाँ, एक आलिंद और एक निलय। उनका जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो इंसानों से काफी सरल होता है। समझ गई। अब आते हैं सवाल नंबर 7 पर। शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक कौन लाता है? विकल्प है 1 धमनी, 2 शिरा, 3 केशिका, 4 फेफड़े। इसका सही उत्तर है 2 शिरा यानी वेन्स। धमनी और शिरा में हमेशा कंफ्यूजन होता है। हाँ, इसे याद रखने का एक आसान तरीका है। धमनियां माने आर्टरीज रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं, अवे। A फॉर आर्टरी, A फॉर अवे। बिल्कुल। और शिराएं मतलब वेन्स रक्त को वापस हृदय में लाती हैं। तो जो अशुद्ध रक्त है उसे शिराएं हृदय तक पहुंचाती हैं। ये तो बहुत अच्छा तरीका है याद रखने का। अब एक और सवाल है जो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। सवाल नंबर 8, शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रवाह किसमें होता है? और विकल्प है 1 फुफ्फुस शिरा, 2 फुफ्फुस धमनी, 3 महाशिरा, 4 यकृत शिरा। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसका सही उत्तर है 1 फुफ्फुस शिरा यानी पुल्मोनरी वेन। फुफ्फुस शिरा, लेकिन शिरा में तो अशुद्ध रक्त होता है। यही तो अपवाद है। आमतौर पर शिराओं में अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन फुफ्फुस शिरा फेफड़ों से ऑक्सीजन वाला शुद्ध रक्त लेकर हृदय में आती है। अच्छा। और इसी तरह फुफ्फुस धमनी एकमात्र धमनी है जो अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ों तक ले जाती है। मतलब यहाँ का उल्टा हो जाता है। समझ गई। ये तो याद रखना पड़ेगा। जी। चलिए अब रक्त के बारे में ही बात करते हैं। सवाल नंबर 9, रक्त का लाल रंग किस वर्णक यानी पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है? विकल्प है 1 मेलानिन, 2 क्लोरोफिल, 3 हीमोग्लोबिन, 4 कैरोटीन। इसका सही जवाब है 3 हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। जी, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है जिसमें आयरन होता है। अच्छा। और यही ऑक्सीजन को पकड़कर पूरे शरीर में ले जाता है, और इसी की वजह से खून का रंग लाल होता है। और क्लोरोफिल की वजह से तो पत्तियों का रंग हरा होता है। बिल्कुल सही। अब एक और जरूरी सवाल। सवाल नंबर 10, रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग जमने में कौन सी कोशिका सहायक है? विकल्प 1 लाल रक्त कणिका, 2 श्वेत रक्त कणिका, 3 प्लेटलेट्स, 4 प्लाज्मा। इसका सही उत्तर है 3 प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। हाँ, जब हमें कोई चोट लगती है तो प्लेटलेट्स उस जगह पर इकट्ठा होकर एक जाल सा बना देते हैं और खून को बहने से रोकते हैं। अच्छा। इसी प्रक्रिया को रक्त का थक्का जमना कहते हैं। ठीक है। अब सवाल नंबर 11, हमारे शरीर का सैनिक यानी सोल्जर किसे कहा जाता है? विकल्प 1 आरबीसी, 2 डब्ल्यूबीसी, 3 प्लेटलेट्स, 4 हृदय। हमारे शरीर के सैनिक हैं WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स। WBC। जी, ये हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब इम्यून सिस्टम का हिस्सा है।
ये सैनिकों की तरह बाहर से आने वाले बैक्टीरिया और वायरस जैसे दुश्मनों से लड़ती हैं। और हमें बीमारियों से बचाती हैं। बिल्कुल। अगला सवाल भी इसी से जुड़ा है। सवाल नंबर 12। ऑक्सीजन का परिवहन शरीर में किसके द्वारा किया जाता है? विकल्प है 1 प्लाज्मा, 2 लाल रक्त कणिकाएं, 3 श्वेत रक्त कणिकाएं और 4 प्लेटलेट्स। इसका उत्तर है 2 लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स। अच्छा, क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन होता है? एकदम सही। जैसा हमने पहले बात की, लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को पकड़ता है और उसे शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाता है। अब ब्लड ग्रुप्स पर आते हैं। सवाल नंबर 13। सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कौन सा है? विकल्प है AA, BB, CAB और DO। सही उत्तर है 4O। O ग्रुप। जी, O ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को खून दे सकते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर कोई एंटीजन मतलब A या B नहीं होता, इसलिए इसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ठीक है। और फिर इसका उल्टा सवाल नंबर 14। सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर रक्त समूह कौन सा है? विकल्प 1O, 2AB, 3B, 4A। इसका सही जवाब है 2AB। AB ग्रुप। हाँ, AB ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति किसी भी ग्रुप से खून ले सकते हैं, क्योंकि उनके खून में A या B एंटीजन के खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं होती। तो ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाते हैं। बिल्कुल। अब पौधों से जुड़ा एक सवाल है। सवाल नंबर 15। पौधों में जल और खनिजों का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? विकल्प है 1 फ्लोएम, 2 जाइलम, 3 रंध्र, 4 जड़। सही उत्तर है 2 जाइलम, XYLM। जाइलम। इसे याद रखना बहुत आसान है। ज से जाइलम और ज से जल। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, जाइलम ऊतक जड़ों से पानी और खनिज लवणों को खींचकर पौधे के ऊपरी भागों जैसे पत्तियों तक पहुंचाता है। तो फिर खाना कौन पहुंचाता है? अगला सवाल यही है। सवाल नंबर 16। पौधों में बना हुआ भोजन अन्य भागों तक कौन पहुंचाता है? विकल्प जाइलम, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, कैम्बियम। इसका सही जवाब है 2 फ्लोएम। 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 हाँ, फ से फ्लोएम और फ से फूड। क्या बात है, ये भी आसान हो गया। जी, फ्लोएम ऊतक पत्तियों में बने भोजन को पौधे के उन सभी हिस्सों तक पहुंचाता है जहां ऊर्जा की जरूरत होती है। बहुत बढ़िया। अब कुछ खोज से जुड़े सवाल। सवाल नंबर 17। रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज किसने की थी? विकल्प न्यूटन, विलियम हार्वे, कार्ल लैंडस्टीनर, रॉबर्ट हुक। इसका सही जवाब है 2 विलियम हार्वे। ये एक तथ्यात्मक प्रश्न है, इसे याद रखना चाहिए। विलियम हार्वे, ठीक है। और सवाल नंबर 18। रक्त समूहों ब्लड ग्रुप्स की खोज किस वैज्ञानिक ने की? विकल्प डार्विन, कार्ल लैंडस्टीनर, मेंडल और हार्वे। इसका सही जवाब है 2 कार्ल लैंडस्टीनर। जी, इन्होंने ही A, B और O ब्लड ग्रुप की खोज की थी, जिससे सुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन संभव हो पाया। ये दोनों ही नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल। अब सवाल नंबर 19 पर आते हैं। मानव शरीर में गैसों का आदान प्रदान एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है? विकल्प 1 श्वासनली, 2 कूपिका एल्वियोलाई, 3 नासा गुहा, 4 डायाफ्राम। इसका सही उत्तर है 2 कूपिका यानी एल्वियोलाई। कूपिका? जी, ये हमारे फेफड़ों में अंगूर के गुच्छों जैसी बहुत छोटी छोटी थैलियां होती हैं। अच्छा। यहीं पर सांस से ली गई ऑक्सीजन खून में मिलती है और खून से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर सांस के साथ बाहर चली जाती है। ठीक है। अब सवाल नंबर 20। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? विकल्प 1 तांबा, 2 लोहा, 3 मैग्नीशियम, 4 जस्ता। इसका सही जवाब है 2 लोहा यानी आयरन। लोहा? हाँ, हीमोग्लोबिन के केंद्र में आयरन का अणु होता है जो ऑक्सीजन को बांधने का काम करता है। तभी आयरन की कमी से अनीमिया हो जाता है? बिल्कुल, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम बनता है। अगला सवाल है, एक कोशिकीय जीवों जैसे अमीबा में पदार्थों का परिवहन कैसे होता है? विकल्प है 1 विसरण द्वारा, 2 हृदय द्वारा, 3 फेफड़ों द्वारा, 4 जाइलम द्वारा। इसका सही उत्तर है 1 विसरण द्वारा यानी बाय डिफ्यूजन। विसरण? जी, अमीबा जैसे जीवों का पूरा शरीर सिर्फ एक कोशिका का होता है जो सीधे पानी के संपर्क में रहती है।
तो जरूरी पदार्थ बाहर से अंदर और बेकार पदार्थ अंदर से बाहर सीधे कोशिका झिल्ली के आर पार चले जाते हैं। उन्हें किसी खास सिस्टम की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। सवाल नंबर 22। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? विकल्प 1 पेशी कोशिका, 2 तंत्रिका कोशिका, 3 अस्थि कोशिका, 4 रक्त कोशिका। सही जवाब है 2 तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल। तंत्रिका कोशिका। हाँ, जिसे न्यूरॉन भी कहते हैं। ये बहुत लंबी हो सकती हैं, कुछ तो 1 मीटर से भी ज्यादा। 1 मीटर से ज्यादा? जी। इसका जो लंबा एक्सॉन होता है वो शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक तेजी से सिग्नल पहुंचाने में मदद करता है। तभी हमें चोट लगने पर तुरंत पता चल जाता है। बिल्कुल। अब सवाल है, मानव मस्तिष्क ब्रेन की सुरक्षा कौन करता है? विकल्प है 1 पसलियां, 2 कपाल क्रेनियम, 3 रीढ़ की हड्डी, 4 उरुस्थि। इसका सही जवाब है 2 कपाल यानी क्रेनियम या स्कल। खोपड़ी। हाँ, मस्तिष्क एक बहुत ही नाजुक अंग है, तो इसकी सुरक्षा के लिए ये एक मजबूत हड्डी के डिब्बे के अंदर बंद रहता है जिसे कपाल कहते हैं। ठीक है। सवाल नंबर 24। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? विकल्प 1 हीमोग्लोबिन, 2 क्लोरोफिल, 3 लाइकोपीन, 4 कैरोटीन। इसका सही जवाब है 2 क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। जी, क्लोरोफिल एक हरा वर्णक है जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। ये सूर्य के प्रकाश को सोखकर प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। और इसी से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। सही। अगला सवाल है, एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है? विकल्प है 160 mmHg, 2 120/80 mmHg, 3 140/90 mmHg, 4 80/120 mmHg। सही जवाब है 2 120/80 mmHg। 120/80? जी। इसमें जो ऊपर वाली संख्या है 120 वो सिस्टोलिक प्रेशर है जब दिल धड़कता है, और नीचे वाली 80 डायस्टोलिक प्रेशर है जब दिल धड़कनों के बीच आराम करता है। ये याद रखना जरूरी है। हाँ। सवाल नंबर 26। रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? विकल्प 1 प्लाज्मा, 2 सीरम, 3 लसिका, 4 जल। सही जवाब है 1 प्लाज्मा। प्लाज्मा। जी। हमारे खून में जो कोशिकाएं हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, वो एक हल्के पीले रंग के तरल पदार्थ में तैरती रहती हैं। इसी तरल हिस्से को प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है। अब सवाल है, किस रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता? विकल्प 1A, 2B, 3AB, 4O। सही जवाब है 4O। ये यूनिवर्सल डोनर वाले कॉन्सेप्ट से जुड़ा है ना? बिल्कुल। जैसा हमने बात की थी, ब्लड ग्रुप O की लाल रक्त कोशिकाओं पर A या B में से कोई भी एंटीजन नहीं होता, इसलिए ये किसी को भी दिया जा सकता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 28। रक्त को हृदय से शरीर के अंगों तक ले जाने वाली नलिकाएं कहलाती हैं। विकल्प 1 धमनियां, 2 शिराएं, 3 वाल्व, 4 निलय। सही उत्तर है 1 धमनियां यानी आर्टरीज। ये वही A फॉर आर्टरी, A फॉर अवे वाला नियम है। एकदम सही। अब पौधों पर वापस आते हैं। सवाल है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन किस भाग से होता है? विकल्प 1 जड़, 2 तना, 3 पत्ती यानी रंध्र, 4 फूल। इसका सही जवाब है 3 पत्ती रंध्र यानी लीफ स्टोमेटा। स्टोमेटा। जी। वाष्पोत्सर्जन वो प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपनी पत्तियों पर मौजूद छोटे छोटे छेदों, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, उनसे अतिरिक्त पानी को भाप के रूप में बाहर निकालते हैं। अब आखिरी सवाल, कृत्रिम विधि से रक्त को छानने की प्रक्रिया किडनी फेलियर में क्या कहलाती है? विकल्प 1 डायलिसिस, 2 पेसमेकर, 3 ट्रांसप्लांट, 4 ईसीजी। इसका सही जवाब है 1 डायलिसिस। डायलिसिस। जी। जब किसी व्यक्ति की किडनी काम करना बंद कर देती है तो एक मशीन की मदद से उसके खून को साफ किया जाता है। इसी कृत्रिम प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। तो ये थे विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब। हमने न केवल सही उत्तर जाने बल्कि उनके पीछे के विज्ञान को भी, मुझे लगता है, सरल भाषा में समझा। बिल्कुल। और याद रखिए, परीक्षा में सवाल थोड़ा घूम कर भी आ सकता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी तरह के सवाल का जवाब दे सकते हैं।
अभ्यास करते रहना जरूरी है। आज की इस चर्चा के बाद एक विचार मन में आ रहा है। हमने देखा कि कैसे शरीर और पौधों में अलग-अलग सिस्टम मिलकर काम करते हैं। जरा सोचिए, अगर इनमें से कोई एक भी सिस्टम, जैसे रक्त परिसंचरण, काम करना बंद कर दे, तो बाकी सभी सिस्टम पर इसका क्या और कितनी जल्दी असर पड़ेगा। ये सोचने वाली बात है। इस पर जरूर सोचिएगा।